नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट कुछ क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक के कंटेंट को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है और आपने जाना है कि दंड एवं पुरस्कार कहते किसे हैं, दंड एवं पुरस्कार का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए, भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा दंड और पुरस्कार को किस तरीके से परिभाषित किया गया है, इनसे रिलेटेड दंड के कितने प्रकार होते हैं, पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं, दंड के क्या सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत का हमें प्रयोग करना चाहिए और दंड एवं पुरस्कार से क्या लाभ होते हैं, एक शिक्षक को इसका लाभ कैसे देखने को मिलते हैं, दंड एवं पुरस्कार से क्या हानियां होती है और एक शिक्षक को दंड एवं पुरस्कार देने से पहले कौन कौन सी बातों पर विशेष रूप से विचार कर लेने चाहिए। इन सभी पॉइंटों को हमने जानने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने कंटेंट के दौरान आपके साथ डिस्कस किए वो सभी पॉइंट आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे और आपने अच्छे से इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाए होंगे और उसको रिवाइज किया होगा। स्टूडेंट्स, ये कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है वो आपको अब देखने को मिलेंगे जब आप इस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो आपने कंटेंट कवर किया है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, क्या उनसे रिलेटेड प्रश्न इस टॉपिक पर बेस्ड बनते हैं या नहीं बनते हैं। इन सभी बातों को आप समझ पाएंगे और रियलाइज़ कर पाएंगे कि वो कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है। अगर आपने कंटेंट के अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए और उसको रिवाइज किया होगा तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप प्रश्न के राइट ऑप्शन तक किस तरीके से पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का और इस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि दंड किस प्रकार का पुनर्वलन है, यानी कि आपको बताना है कि जो दंड है वो किस टाइप का पुनर्वलन है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके जो है 68,500 में पूछा गया प्रश्न है। और आपको पता है कि 68,500 में जो क्वेश्चन पेपर था वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर का सेट था, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन सीधी सीधी बात है कि आपसे इस टॉपिक से बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आपसे पूछा गया कि दंड किस प्रकार का पुनर्वलन है। तो आपको पता है कि जो हम पुरस्कार और दंड को पढ़ते हैं तो पुरस्कार किस प्रकार का पुनर्वलन होता है और दंड किस प्रकार का, तो ये आपको पता है कि जो पुरस्कार है वो आपका पॉजिटिव पुनर्वलन होता है और जो दंड होता है आपका नेगेटिव पुनर्वलन होता है। तो इसीलिए 68,500 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन था कि दंड जो है एक नकारात्मक पुनर्वलन है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो पुरस्कार है वो किस प्रकार की यानी किस टाइप की अभिप्रेरणा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी कहता है धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी कहता है ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी कहता है ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। तो आपको बता दो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में आपको पॉइंट आउट करके बताना है कि पुरस्कार किस टाइप का मोटिवेशन है, यानी कि ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पुरस्कार एक धनात्मक अभिप्रेरणा तो है लेकिन प्रत्यक्ष भी है, यानी कि डायरेक्ट आप पुरस्कार को पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसका मतलब धनात्मक एवं प्रत्यक्ष तो है, बिल्कुल सही ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन बी भी देखना होगा क्योंकि हो सकता है इससे बेस्ट ऑप्शन आपको आगे दिख जाए। तो ऑप्शन बी कहता है धनात्मक, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अप्रत्यक्ष, लेकिन यहाँ पर गलत है क्योंकि पुरस्कार को तो आप देख सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कहता है ऋणात्मक, तो पुरस्कार ऋणात्मक तो नहीं होता लेकिन प्रत्यक्ष होता है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें ऋणात्मक वर्ड है। और ऑप्शन डी कहता है ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक तो बिल्कुल नहीं हो सकता और अप्रत्यक्ष भी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन आपके गलत है। तो बचा हुआ राइट ऑप्शन आपका ए है कि पुरस्कार जो अभिप्रेरणा है वो धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, यानी कि ये आपका पॉजिटिव भी होता है और प्लस ये डायरेक्ट आप देख भी सकते हैं। जब आपको पुरस्कार मिलता है, चाहे वो पेन, पेंसिल, फिर कोई ट्रॉफी आपको मिले तो उस ट्रॉफी को आप डायरेक्टली देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं और वो पॉजिटिव भी माना जाता है। तो इसीलिए पुरस्कार जो अभिप्रेरणा है वो धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके 69,000 एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपके दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग टॉपिक पर बेस्ड है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं
और आपको कैसे क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंचना होता है, क्योंकि साइकोलॉजी में आपको पहले से ही पता है कि चारों के चारों ऑप्शन नेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन छांटना होता है। तो इसलिए हमेशा आपको कोशिश ये करनी है कि आप पहले चारों ऑप्शन को अच्छे से देखें और फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन तक आप पहुँचें। और आसानी से आप पहुँच सकते हैं जब आप कंटेंट को अच्छे से कवर करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, चाहे वो क्वेश्चंस नया बने या किसी भी तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे वो टॉपिक पर बेस्ड ही, टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। और जितना कंटेंट मैंने आपको करवाए हैं वो सफिशिएंट, अगर आपने सभी टॉपिक के कंटेंट को पहले कवर करते हैं और प्रैक्टिस सेट को करते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि तैयारी हमेशा ऐसे ही की जाती है। और अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप मिलेगा कि आपके साइकोलॉजी में 30 में से 30 आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते। नहीं भी आ सकते तब भी 27+ मार्क्स तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है कि शिक्षा में पुरस्कार का प्रमुख महत्व क्या है। देखिए जो शिक्षा है यानी कि एजुकेशन है, इसमें जो आप पुरस्कार देते हैं इसका प्रमुख महत्व क्या है, यानी कि आप पुरस्कार क्यों देते हैं। आपको जो आयोग के द्वारा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दिया गया है तो आपने इसको क्यों पढ़ा है और आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला है कि पुरस्कार देने से क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों हम पुरस्कार को देते हैं एजुकेशन के फील्ड में, ये आपसे आयोग पूछना चाहते हैं। तो ऑप्शन में आपको बताया गया है कि छात्रों में प्रोत्साहन उत्पन्न करना, बिल्कुल सही बात है। आप पुरस्कार इसलिए देते हैं ताकि बच्चों में मोटिवेशन उत्पन्न हो सके। ऑप्शन बी कहता है छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करना, यानी कि कोई चीज़ सीखने की उत्सुकता उत्पन्न करना, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कहता है आर्थिक सहायता प्रदान करना। देखिए मैंने आपको पुरस्कार में बार बार बताया है कि पुरस्कार, पहली बात तो ये है कि जो आप मूर्त पुरस्कार देते हैं यानी कि जिसको आप देख सकते हैं, इस प्रकार के पुरस्कार को आपको ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम देना है, कभी कभी आपको देना है। और दूसरी खास बात यह है कि जब भी आप कोई पुरस्कार देते हैं मूर्त पुरस्कार, तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए, यानी कि ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, कीमती नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कीमती होगा तो बच्चे का ध्यान सीखने की तरफ नहीं होगा, वो उस प्राइज़ को पाने की तरफ होगा और उसके लिए वो गलत तरीका भी अपना सकता है। तो इसलिए आर्थिक सहायता तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आर्थिक सहायता के लिए तो आप पुरस्कार बिल्कुल नहीं देते। ठीक, तो ये नेगेटिव ऑप्शन है। अगर ये नेगेटिव ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब सी कट गया तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकते। अब आपको देखना है ऑप्शन ए और बी में राइट ऑप्शन क्या है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन पॉजिटिव हैं। बट अगर हम देखें कि शिक्षा में पुरस्कार का प्रमुख महत्व होता है छात्रों में प्रोत्साहन उत्पन्न करना, और दूसरा कहता है उत्सुकता उत्पन्न करना। तो अगर आपके अंदर प्रोत्साहन होगा, अगर आपके अंदर इंसेंटिव होंगे, आप कार्य करने के लिए तत्पर होंगे, तैयार होंगे, तो उत्सुकता भी उसमें ही आ जाएगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर ए और बी में देखें तो बेस्ट ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए। तो यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, यानी कि शिक्षा में पुरस्कार का जो प्रमुख महत्व होता है वो छात्रों में प्रोत्साहन उत्पन्न करना होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है ए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस को देखकर रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं और उसमें ऑप्शन में आपको कैसे फंसाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आप कभी भी रट कर नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आप रट कर करते तो आप ए और बी दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो जाते। हो सकता है कि आप सी में कन्फ्यूज़ ना हो और डी भी आप छाट कर निकाल देते, लेकिन यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते। कन्फ्यूज़ होने के बाद आप राइट ऑप्शन तक तभी पहुँचेंगे जब आप उसकी डिटेल नॉलेज लेंगे, क्योंकि उत्सुकता जो है वो प्रोत्साहन का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। तो उत्सुकता जो है आपके प्रोत्साहन में ही आ जाएंगे। जब आप मोटिवेटेड होंगे तो आप एक्साइटेड भी होंगे उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी ईजिली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है स्टूडेंट की पुरस्कार एवं दंड एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं, यह किसका कथन है। देखिए कथन के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि इन्वर्टेड कॉमा में जो कथन होते हैं कि पुरस्कार एवं दंड एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए कहता है स्किनर का है, ऑप्शन बी कहता है रूशले का है, ऑप्शन सी कहता है फ्रैंकोइस का है और ऑप्शन डी कहता है स्टैमने का है। तो आपको बताना है कि पुरस्कार एवं दंड एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं, ये कथन किसका है। तो कंटेंट वाले पोर्शंस में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि पुरस्कार एवं दंड पर बेस्ड जो भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए, तो उनके मतों को हमने जाना, उनके कथनों को जाना। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आप इजीली इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे, क्योंकि ये कथन जो है आपके स्किनर महोदय का है। स्किनर के अनुसार पुरस्कार एवं दंड एक व्यक्ति के विकास को हमेशा स्वरूप प्रदान करते हैं, यानी कि रूप प्रदान करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्किनर का ये कथन
मैथन है। उम्मीद करता हूँ कि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, तो आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आप तभी बता सकते हैं जब आप टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ समझ पर भी आधारित है कि आपको छांटना भी पड़ सकता है। और कुछ चीज़ें होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, चाहे वो किसी भी विषय का हो, तो उसको डिटेल में पढ़ें। डिटेल में पढ़ने से आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तभी आप सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। सिर्फ रट्टे मारने से आपके रेंज में आया, आपने पढ़ा है पहले, रिपीटेड क्वेश्चन हुआ तो आप कर पाएंगे, रिपीटेड नहीं हुआ तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि सुपर टेट की भर्ती इतनी आसान होने वाली नहीं है। कम से कम 10 से 12 लाख बच्चे बैठेंगे और इस बार सी टेट और यूपी टेट के एग्जाम्स के बाद ही होगा सुपर टेट का एग्ज़ाम। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होगा। तो रिपीटेड क्वेश्चंस तो भूल जाइए कि इस बार पेपर का लेवल वाकई में टफ होगा। और उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक जाने के लिए आपको टॉपिक की डिटेल नॉलेज लेनी होगी। इसीलिए मैं आपको शुरू से आखिरी तक पहले कंटेंट कराता हूं, फिर उस पर बेस प्रैक्टिस सेट कराता हूं जो आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और उससे टॉपिक से रिलेटेड मिलते जुलते हैं, कि आपको ताकि अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर बकवास है। तो अगर आप कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो आपको सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। और आप जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तब आपको लगता है कि आपको कंटेंट में जो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, वो रिवाइज़ करने में कौन से पॉइंट को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है, कौन से पॉइंट को ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये भी आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ही पता चलते हैं। इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट्स की तैयारी करें, सबसे पहले उसके कंटेंट को पढ़ें, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, ऐसा पुनर्वलन जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है। देखिए, ऐसा पुनर्वलन यानी कि कैसा पुनर्वलन जो अनुक्रिया, यानी अनुक्रिया का मतलब होता है किसी क्रिया को बार बार करना, उसकी संभावना यानी पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है पारिश्रमिक, ऑप्शन बी कहता है पुरस्कार सम्मान, ऑप्शन सी कहता है पुरस्कार और ऑप्शन डी कहता है मेहनत आना। यानी कि अगर आपके अंदर ऐसा पुनर्वलन है जो आपके कार्य करने की, जो क्रिया करने की जो गति है या क्रिया जो आप करते हैं वो बार बार उसकी संभावना को बढ़ा देते हैं, यानी कि आप उस क्रिया को बार बार करते हैं, तो उसको किस प्रकार का पुनर्वलन कहते हैं। क्या उसको पारिश्रमिक कहते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कहते। उसको पुरस्कार सम्मान कहते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। उसको पुरस्कार कहते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन मेहनत आना, तो देखिए, मेहनत आना का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर पुनर्वलन है इसी वजह से आप अनुक्रियाएं कर रहे हैं। मेहनत का अर्थ कुछ अलग होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी और सी में आपको डाउट होगा। ऐसा पुनर्वलन जो आपके कार्य करने की गति को, संभावना को बढ़ाता है। तो जब आपको बढ़ाता है तो पुरस्कार और पुरस्कार सम्मान में आपको जाना है। तो कहीं ना कहीं आपको जो पुरस्कार मिलता है, यदि आपको पुरस्कार चुपके से दिया जाए, मान लीजिए कि बंद कमरे में आपको प्राइज़ दिया गया और आपको बहुत बड़े स्टेज में सभी के सामने पुरस्कृत किया गया, तो आपको पुरस्कार सम्मान भी मिला और पुरस्कार भी मिला। तो अगर आप उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो जो पुरस्कार सम्मान होता है, जो प्राइज़ के साथ साथ आपको सभी लोगों के सामने प्रदान किया जाता है, वो एक तरीके से आपको रिस्पेक्ट भी दिया जाता है कि आप वाकई में इस पुरस्कार के हकदार हैं। तो कहने का मतलब, अगर उस तरीके से आपको पुरस्कार सम्मान मिलता है तो आपके जो पुनर्वलन है, मतलब आपकी जो क्रिया करने की गति है, उसकी संभावना बढ़ जाता है। अगर आपको कहीं पर इस तरीके से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो आप उस कार्य को बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं या ज़्यादातर उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। तो बी और सी में अगर हम देखें तो बेस्ट ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि पुरस्कार का आधार किस विद्वान के प्रभाव के नियम पर आधारित है। देखिए, जो पुरस्कार है इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, वो किस विद्वान, यानी कि वो कौन सा विद्वान है जिसके प्रभाव के नियम पर बेस्ड है, यानी आधारित है। ऑप्शन ए कहता है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कहता है पॉल ब्रंटन, ऑप्शन सी कहता है किलपैट्रिक और ऑप्शन डी कहता है ग्लेसर। अब आपको बताना है कि इसमें एक विद्वान है इन चारों विद्वानों में से जिनका प्रभाव का नियम है और उस पर आधारित है आपके पुरस्कार का आधार। तो ये कौन सा विद्वान है वो आपको बताना है। तो इसमें से स्टूडेंट्स, जो आपका पहला सेक्शन होता है सीडीपी का,
जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, बाल विकास, उसके अंतर्गत मैंने आपको एक टॉपिक कराया सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अधिगम के सिद्धांत, यानी अधिगम और अधिगम के सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ाए हैं। उसमें मैंने एक साइकोलॉजिस्ट आपको पढ़ाए जिनका नाम है थॉर्नडाइक, जिन्होंने सीखने के नियम दिए। और जो उन्होंने सीखने के नियम दिए, इसमें उन्होंने 3 नियम प्राथमिक दिए और 5 नियम गौण दिए। और जो 3 प्राथमिक नियम दिए उसमें से एक नियम होता है आपके प्रभाव का नियम। और प्रभाव का नियम आता कहाँ से है? जब आप कोई अच्छे कार्य करते हैं और उसके लिए आपकी प्रशंसा की जाती है, आपको पुरस्कार दिया जाता है, तो उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। ये सभी चीज़ें मैंने उस कंटेंट के दौरान आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपने वो क्लासेस देखी है तो आप अधिगम से पहले से परिचित हैं और आप इजीली इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे, क्योंकि प्रभाव का नियम आपके थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं और वो पुरस्कार का एक आधार माना जाता है। तो इसलिए अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको CDP के प्लेलिस्ट के अंतर्गत 37 वीडियो दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत पूरा टॉपिक आपको कवर कराया गया। और वैसे भी आप UP टेट या फिर आपने CTET क्वालिफाई किया होगा तो कहीं ना कहीं आपने थॉर्नडाइक को ज़रूर पढ़ा होगा और उनके नियमों को भी पढ़ा होगा। तो उस हिसाब से भी आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि सामूहिक पुरस्कार का वितरण क्यों किया जाता है, यानी कि जो स्टूडेंट सामूहिक पुरस्कार आप देते हैं, ग्रुप में जो प्राइज देते हैं, उसका वितरण क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है आर्थिक सहायता के लिए, ऑप्शन बी कहता है मानसिक विकास के लिए, ऑप्शन सी कहता है मनोबल बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आपको जो सामूहिक पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ग्रुप में जो आपको पुरस्कार दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है ये आपको बताना है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो मैंने सामूहिक पुरस्कार के बारे में भी बता रखा है, और पुरस्कार देते समय विचारणीय बातें, यानी कि एक शिक्षक को किस बातों पर विशेष रूप से विचार करने चाहिए, उसके अंतर्गत भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। अगर आपने कंटेंट को देखा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सामूहिक पुरस्कार आप आर्थिक सहायता के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देते, और आप पुरस्कार आर्थिक सहायता के लिए बिल्कुल नहीं देते। तो जब ए नहीं हो सकता तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, और मानसिक विकास और मनोबल बढ़ाने के लिए। तो आपको पता होगा कि मानसिक विकास के लिए हम सामूहिक पुरस्कार नहीं देते, हम जो पुरस्कार देते हैं वो मनोबल को बढ़ाने के लिए देते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। हालांकि बी भी गलत नहीं है, लेकिन बी और सी में अगर आप देखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को ईजिली समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी ईजिली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की छात्रों को दंड देते समय किस भाव में होना चाहिए। देखिए, जब आप छात्रों को दंड देते हैं, यानी कि एक शिक्षक के रूप में जब आप छात्र को दंड देते हैं तो आपको किस भाव में होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अध्यापक को प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए, ऑप्शन बी कहता है अध्यापक को क्रोधित मुद्रा में रहना चाहिए, ऑप्शन सी कहता है अध्यापक को बच्चे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑप्शन डी कहता है अध्यापक को हमेशा गंभीर मुद्रा में रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दंड के बारे में भी मैंने आपको बताया कि दंड से क्या लाभ होते हैं, दंड से क्या हानि होती है, और दंड देते समय विचारणीय योग्य बातें क्या क्या हैं। तो उसके अंतर्गत अगर आपने कंटेंट को अच्छे से देखा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है कि अध्यापक को कभी भी दंड देते समय प्रसन्न मुद्रा में नहीं होने चाहिए और ना ही क्रोधित मुद्रा में होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ सकता है। और तीसरा ऑप्शन सी कहता है अध्यापक को बच्चे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि दंड देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कहीं गलत जगह पर या शारीरिक रूप से ज़्यादा चोट ना पहुंचे। और ऑप्शन डी कहता है अध्यापक को हमेशा गंभीर मुद्रा में रहना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे सी और डी में, तो सी से बेहतर ऑप्शन है आपका गंभीर मुद्रा, क्योंकि इस पर बार बार फोकस किया गया है कि आप बच्चे की ज़्यादा पिटाई ना करें, लेकिन आप बच्चे के पास तक जाए और उनको थोड़ा सा दंड दे, यानी हल्का सा दंड दे या उनसे थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करें, लेकिन बात हमेशा गंभीर मुद्रा में करें, क्योंकि जब आप गंभीर मुद्रा में बात करेंगे तो बच्चे को डर लगेगा और वो उस गतिविधि को करना बंद कर देगा। तो इसलिए कभी भी आप बच्चे को दंड दे तो हमेशा आपको गंभीर मुद्रा में रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ये फील होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया तो टीचर मेरी और भी पिटाई कर सकते हैं या और भी मुझे दंड दे सकते हैं। इसलिए कभी भी आप एक शिक्षक के रूप में जब भी आप दंड देते हैं तो आप गंभीर मुद्रा में रहे। इसका मतलब ये भी नहीं कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे तब भी गंभीर मुद्रा में रहे, बाकी टाइम आप नॉर्मली रहे, ताकि बच्चे आपसे अपने डाउट्स को पूछ
पूछ सके, क्लियर कर सके, लेकिन जब बारी दंड देने की आए तो हमेशा आपको गंभीर मुद्रा में रहना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी यही है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस को देखकर रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जो हमने कंटेंट को कवर किया है वो कितना हेल्पफुल है हमारे लिए, क्या वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में या फिर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि अधिगम में पुरस्कार किस रूप में कार्य करता है। देखिए जो अधिगम है इसमें पुरस्कार, जो आप पुरस्कार देते हैं वो किस रूप में कार्य करते हैं, यानी किस तरीके से कार्य करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है दंड के रूप में, ऑप्शन बी कहता है प्रबल प्रेरक के रूप में, ऑप्शन सी कहता है प्रोत्साहन के रूप में और ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों। अब आपको बताना है कि जो आप अधिगम यानी लर्निंग में जब आप पुरस्कार देते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं। तो दंड के रूप में तो कार्य बिल्कुल नहीं करते। ऑप्शन बी कहता है प्रबल प्रेरक के रूप में, बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि प्रबल प्रेरक का मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का काम करते हैं आपके पुरस्कार। ऑप्शन सी कहता है प्रोत्साहन के रूप में, ये भी सही हो सकता है। ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता इसलिए डी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बचा वो आपको बी और सी में बेस्ट ऑप्शन छांटने हैं। तो अधिगम में जब आप पुरस्कार देते हैं तो वो पुरस्कार एक प्रबल प्रेरक के रूप में होते हैं या प्रोत्साहन के रूप में होते हैं, ये आपको बताने हैं। तो प्रोत्साहन का मतलब होता है उस कार्य को करने के लिए आप तत्पर होना, तैयार होना, और प्रबल प्रेरक का मतलब होता है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना, निश्चित होना, आपके ऊपर प्रेरक का बहुत बड़ा इफेक्ट है, प्रबल आपको फोर्स करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें बी और सी में तो बेस्ट ऑप्शन है आपका बी कि प्रबल प्रेरक के रूप में। अधिगम में पुरस्कार जो आपको कार्य करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग मोटिव के रूप में कार्य करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आप ये भी समझ पाए होंगे कि बी और सी में बी क्यों है। इसी तरीके से आपसे इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ इस टॉपिक पर नहीं, हर एक टॉपिक पर बेस्ड साइकोलॉजी में इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैक्सिमम प्रश्न ऐसे ही होते हैं जहां पर आपके दो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार फोकस करवाता हूं कि आप कभी भी क्वेश्चंस को पढ़े तो चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़े और उसमें बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचे। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना और ज़रूरी ये भी है कि पहले आपको टॉपिक के बारे में जानकारी देना ताकि आप पहले टॉपिक को जानें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि कंटेंट में आपको किस तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है, कंटेंट में कौन कौन से पॉइंट को विशेष रूप से महत्व देने की ज़रूरत है और क्यों देने की ज़रूरत है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी चीज़ें आप क्लियर कर पाते हैं जब आप टॉपिक को डिटेल में स्टडी करते हैं प्लस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मेरी स्ट्रेटजी को भी समझ पा रहे हैं कि क्यों मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादातर फोकस करने के लिए आपसे कहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि मनोवैज्ञानिक दंड क्या है, यानी कि आपको बताना है कि जो मनोवैज्ञानिक दंड होता है वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए कहता है भय उत्पन्न करके अवांछित व्यवहारों को रोका जाना, ऑप्शन बी कहता है अवांछित प्रक्रिया का वांछित करना, ऑप्शन सी कहता है दूसरों के मस्तिष्क पर अधिकार कर लेना और ऑप्शन डी कहता है वांछित क्रिया का लक्ष्य पाना। अब आपको बताने हैं कि चारों ऑप्शनों में बेस्ट ऑप्शन क्या है, वास्तव में मनोवैज्ञानिक दंड कहते किसे हैं। तो देखिए ऑप्शन ए कहता है भय उत्पन्न करके अवांछित व्यवहार को रोका जाना। अवांछित का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनुचित, तो अनुचित व्यवहार को रोका जाना भय उत्पन्न करके, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कहता है अवांछित प्रक्रिया का वांछित करना, यानी जो अनुचित प्रक्रिया उसको उचित करना, तो उसके लिए आपको समय की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर आपसे मनोवैज्ञानिक दंड के बारे में बात की गई है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कहता है दूसरे के मस्तिष्क पर अधिकार कर लेना, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मनोवैज्ञानिक दंड इसलिए नहीं देते कि आप दूसरे बच्चों के माइंड पर अपना कब्जा कर लें। और ऑप्शन डी कहता है वांछित क्रिया का लक्ष्य पाना, यानी कि जो उचित क्रिया उसका लक्ष्य पाना, तो मनोवैज्ञानिक दंड से इसका कोई मेल नहीं खाता। इसका मतलब बचा हुआ ऑप्शन ए ही आपका राइट है कि जो आप मनोवैज्ञानिक दंड देते हैं वो इसीलिए देते हैं ताकि आप बच्चों के अंदर एक भय उत्पन्न करें और उस भय के माध्यम से आप उसके अवांछित व्यवहार, जो अनुचित व्यवहार है, उसको आप रोक सके। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और आप समझ पा रहे हैं कि जो पुरस्कार एवं दंड व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग टॉपिक आपको आयोग द्वारा दिए गए हैं पढ़ने के लिए, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है,
क्यों आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दिया है, आपके व्यवहार में किस तरीके के परिवर्तन होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि जो आप पुरस्कार और दंड के बारे में एक शिक्षक के रूप में पहले जानते थे, उसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें इस टॉपिक के माध्यम से सीखने को मिला होगा और आप जान पाए होंगे कि पुरस्कार वास्तव में कब और किस तरीके के पुरस्कार का ज़्यादातर प्रयोग करना चाहिए, और दंड अगर आपको देना है तो किस प्रकार का दंड देना चाहिए, दंड के कौन कौन से नियम होते हैं और दंड से क्या हानियां हो सकती है, दंड से क्या लाभ हो सकते हैं, दंड किस प्रकार से, कैसे और कब, किस तरीके से देने चाहिए, उन सभी बातों को समझ पाए होंगे। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो ये जो 10 प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए अभी तक, जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो किस तरीके के प्रश्न इस टॉपिक पर बेस्ड पूछे जाते हैं और जो आपने 10 प्रश्न सॉल्व किए वो किस तरीके के प्रश्न थे, क्या वो सिंपल प्रश्न थे या थोड़े लॉजिकल प्रश्न थे, उन सभी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे और रियलाइज कर पाए होंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमने जो कंटेंट कवर किए वो हमारे लिए कितने हेल्पफुल है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है इन प्रश्नों को लेकर या कंटेंट को लेकर, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।